30 साल पुराना बॉम्बर क्या सच में हाइपरसोनिक शिकारी बन सकता है, या यह सिर्फ ताकत का दिखावा है? जब दुनिया नई पीढ़ी के स्टील्थ जेट्स की बात कर रही है, तब रूस अपने पुराने सोवियत दौर के दिग्गज को फिर से आसमान में क्यों उतार रहा है? क्या यह वापसी है या मजबूरी? आसमान में क्या नेटो के लिए यह नया खतरा है, या सीमित संसाधनों के बीच सर्वाइवल मोड में चल रही एक रणनीति? आज हम समझेंगे टीयू बाइसएम वर्सेस टीयू बाइसएम 3M की सच्चाई। क्या बदला है, क्या वही है, और क्या यह सच में हाइपरसोनिक शिकारी बन चुका है? कोल्ड वॉर के दौर में टीयू बाइसएम एक ब्रूट फोर्स कैरियर किलर था। तेज, भारी और नेटो के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया। लेकिन आज का टीयू बाइसएम 3M वैसा नहीं है। इसका शरीर वही पुराना है, मगर दिमाग बदल दिया गया है। एनालॉग कॉकपिट की जगह अब डिजिटल ग्लास कॉकपिट, 32 जैसी लंबी दूरी और ज्यादा गति वाली मिसाइलें और संभावित हाइपरसोनिक कंपैटिबिलिटी इसे मॉडर्न स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदलने की कोशिश कर रही है। फर्क साफ है, यह नया प्रोडक्शन नहीं, बल्कि डीप रीबिल्ड है। एयरफ्रेम पुराना, स्ट्रक्चर रीइंफोर्स्ड, इंजन्स वही NK 25 फैमिली के जिनकी प्रोडक्शन 1990 में बंद हो चुकी थी। यही इंजन लिमिटेशन इस पूरे प्रोग्राम की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो असली सवाल यह है, क्या यह मॉडर्नाइजेशन है या सर्वाइवल स्ट्रैटेजी? रूस मैस प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बल्कि बचे हुए पुराने ढांचे को फिर से ऑपरेशनल बना रहा है। कोल्ड वॉर का कैरियर किलर अब मॉडर्न बैटलफील्ड में स्टैंड ऑफ मिसाइल लॉन्चर बन चुका है, जिसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू सिर्फ मिलिट्री नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। जब यह उड़ता है तो यह सिर्फ मिसाइल नहीं ले जाता, यह एक संदेश ले जाता है। रूस अभी भी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिंदा रखे हुए है। यही है इस कहानी की सच्चाई, नया जन्म नहीं, बल्कि विरासत को जिंदा रखने की जिद। 30 साल पुराना बॉम्बर क्या सच में हाइपरसोनिक शिकारी बन सकता है, या यह सिर्फ ताकत का दिखावा है? जब दुनिया 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स और AI ड्रिवन वॉरफेयर की बात कर रही है, तब रूस अपने सोवियत दौर के इस भारी भरकम बम वर्षक को फिर से क्यों उड़ा रहा है? क्या यह कमबैक है या कंपल्शन? क्या यह मॉडर्नाइजेशन है या सर्वाइवल? यही है टीयू बाइसएम vs टीयू बाइसएम 3M की असली सच्चाई। कोल्ड वॉर के दौर में टीयू बाइसएम एक क्लियर मिशन के साथ पैदा हुआ था, नेटो कैरियर बैटल ग्रुप्स को रोकना। उस समय समुद्र में ताकत का मतलब था एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और उन्हें नष्ट करने के लिए सोवियत संघ ने इस सुपरसोनिक बॉम्बर को तैयार किया। वेरिएबल स्वीप विंग्स, हाई स्पीड डैश कैपेबिलिटी और भारी एंटी शिप मिसाइल लोड, यह ब्रूट फोर्स स्ट्रैटेजी थी। यह सटल नहीं था, यह डर पैदा करने के लिए बना था। लेकिन आज का टीयू बाइसएम 3M अलग बैटलफील्ड में खड़ा है। अब सीधा कैरियर पर डाइव अटैक करने की बजाय यह स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन चुका है। एनालॉग कॉकपिट की जगह फुल डिजिटल ग्लास कॉकपिट, ग्लोनास आधारित नेविगेशन, मॉडर्न अटैक रेडार और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इसे 1980 की मशीन से 2020 की कॉम्बैट इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करने की कोशिश है। फर्क सिर्फ डिस्प्ले पैनल्स का नहीं है, फर्क है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, मॉडर्न एवियोनिक्स का। मतलब है बेटर टारगेटिंग एक्यूरेसी, लॉन्गर रेंज मिसाइल कोऑर्डिनेशन और सेफर लॉन्च डिस्टेंस। मिसाइल कैपेबिलिटी में बदलाव सबसे बड़ा संकेत है। पहले का KH-22 हेवी एंटी शिप वेपन था तेज, लेकिन कंपैरेटिवली लेस प्रिसाइज। अब अपग्रेडेड KH-32 हायर एल्टीट्यूड प्रोफाइल, इंप्रूव्ड गाइडेंस और बेटर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के साथ आता है। कुछ दावे इसे हाइपरसोनिक एनवेलोप के करीब बताते हैं। साथ ही भविष्य में KH-47 मदो किन्सहाल कंपैटिबिलिटी की चर्चा भी होती है। यही वह हाइपरसोनिक शिकारी वाली क्यूरियोसिटी पैदा करता है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या कैपेबिलिटी फुली इंटीग्रेटेड है या लिमिटेड एक्सपेरिमेंटल स्कोप तक ही है? अब इंडस्ट्रियल रियलिटी पर आते हैं। यह नया एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम नहीं है, कोई नई असेंबली लाइन फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रही। यह डीप मॉडर्नाइजेशन है। पुराने 1980 के एयरफ्रेम्स को रीइंफोर्स करके, वायरिंग बदलकर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्लेस करके फिर से ऑपरेशनल बनाना। मतलब नया जन्म नहीं, मैकेनिकल रिवाइवल। इंजन सिचुएशन इस कहानी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। NK 25 इंजन फैमिली पावरफुल है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन 1990 में बंद हो चुकी थी। लिमिटेड स्टॉक और रीस्टार्ट चैलेंजेस इस प्रोग्राम को कंस्ट्रेन करते हैं। यानी हर एयरक्राफ्ट लॉस सिर्फ टैक्टिकल नुकसान नहीं, इंडस्ट्रियल प्रेशर भी है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो टीयू बाइसएम 3M का रोल इवॉल्व हो चुका है। यह अब लो लेवल पेनिट्रेशन बॉम्बर कम और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल कैरियर ज्यादा है। 5000 किमी से अधिक ऑपरेशनल रेडियस,
मिड एयर रिफ्यूलिंग रीगेन करने की संभावित क्षमता और सिक्योर बेस से मिसाइल लॉन्च या रिस्क मिनिमाइज करने की स्ट्रैटेजी है। मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के दौर में सर्वाइवल का मतलब हाई डिस्टेंस मेंटेन करना। तो क्या यह मॉडर्नाइजेशन सफल है? जवाब लेयर्ड है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड रियल है, मिसाइल अपग्रेड रियल है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रियल है, लेकिन प्रोडक्शन लिमिटेशन भी रियल है, इंजन बॉटलनेक भी रियल है। ये मैस एक्सपेंशन नहीं, कंट्रोल्ड सस्टेनमेंट हाई। कोल्ड वॉर का कैरियर किलर अब साइकोलॉजिकल सिग्नलिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। जब यह उड़ता है तो यह सिर्फ पेलोड नहीं ले जाता, यह जियोपॉलिटिकल मैसेज ले जाता है। खासकर जब नेटो रेडार इसे डिटेक्ट करते हैं तो अलर्ट लेवल बदल जाता है। न्यूक्लियर केपेबल प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसका सिंबॉलिक वेट टैक्टिकल इंपैक्ट से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए 30 साल पुराना बॉम्बर अब हाइपरसोनिक शिकारी का जवाब सीधा हां या नहीं में नहीं है। यह पूरी तरह नया बीस्ट नहीं है, यह पुराने स्टील के ढांचे में डाला गया नया दिमाग है। यह रिवाइवल कम, रेजिलियंस ज्यादा है। यह एक्सपेंशन नहीं, एंड्योरेंस है। और शायद आधुनिक युद्ध में जीत हमेशा सबसे नया हथियार नहीं दिलाता, बल्कि वह दिलाता है जो सीमित संसाधनों के बीच भी अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जिंदा रख सके। यही है TU-22M वर्सेस TU-22M-3M की असली सच्चाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली फर्क सिर्फ तकनीक का नहीं है, डॉक्ट्रिन का है। कोल्ड वॉर में TU-22M का मकसद था दुश्मन के करीब जाकर हमला करना। आज TU-22M-3M का लक्ष्य है दूर रहकर मार करना। यह बदलाव बताता है कि आधुनिक युद्ध में पेनिट्रेशन से ज्यादा स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी की अहमियत बढ़ गई है। जब दुश्मन के पास लेयर्ड एयर डिफेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस और AWACS नेटवर्क मौजूद हों, तब जिंदा रहना ही पहली जीत बन जाता है। TU-22M-3M इसी सोच का परिणाम है। यह स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, इसलिए इसकी सुरक्षा स्टेल्थ से नहीं बल्कि दूरी, गति और मिसाइल एनवेलोप से आती है। क्या यह भविष्य का प्लेटफॉर्म है या अतीत का सहारा? सच्चाई शायद बीच में है। यह कटिंग एज स्टेल्थ रेवोल्यूशन नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह ऑब्सोलीट भी नहीं है। यह अडेप्टेशन है। यह लिमिटेड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के बीच कैपेबिलिटी सस्टेन करने की कोशिश है। और TU-22M-3M की तुलना हमें सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट का फर्क नहीं दिखाती, यह हमें दिखाती है कि कैसे एक देश अपनी लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्न बैटलफील्ड में प्रासंगिक बनाए रखने की रणनीति अपनाता है। एनालॉग से डिजिटल तक, कैरियर किलर से स्टैंड ऑफ लॉन्चर तक, मैस प्रोडक्शन से कंट्रोल्ड रीबिल्ड तक, यह एवोल्यूशन मजबूरी और मॉडर्नाइजेशन के बीच की पतली रेखा पर खड़ा है। कभी शक्ति का असली अर्थ नया बनाना नहीं होता, बल्कि पुरानी शक्ति को इस तरह ढालना होता है कि वह अभी भी रणनीतिक संतुलन में अपनी जगह बनाए रख सके। यही है TU-22 वर्सेस TU-22M-3M की गहराई। यह सिर्फ एक बॉम्बर की कहानी नहीं, बल्कि एंड्योरेंस, एडेप्टेशन और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की कहानी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें। वीडियो को हाइप दीजिए। जय हिंद।